मैं डॉक्टर सुभाष जी को आमंत्रित करता हूं कि मंच पे आए और अपनी बात। जागरूकता सबसे जरूरी चीज है। जो काम हम कर रहे हैं समाज में या करना चाहते हैं, उसकी भावना को समझना, उसके इतिहास को जानना, ये हर एक उस व्यक्ति के लिए बहुत ही जरूरी बात है जो अपनी ऊर्जा, अपना टाइम, अपना पैसा समाज में लगा रहा है कि उसको क्या मिलेगा, उसके समाज को उसके काम से क्या असर पड़ेगा। और जब हम अपने काम का मूल्यांकन करते हैं या अपने आप को अच्छा साबित करने की, बेहतर बनाने की, या हम जो हैं उसको बनाने में हमारे समाज की जो भूमिका रही है, हमारे से पहले जो लोग हुए, कोई हम पहली बार तो दुनिया में पैदा नहीं हुए, हम एक टाइम पे पैदा हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने उसमें त्याग करके वो चीजें बनाई हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। जिस पेड़ की छाया में बैठते हैं वो किसी ने लगाया होगा। जो समाज बना है उसमें अच्छा बना है, बुरा बना है, वो बहुत उसमें है अच्छा बुरा बनने की आगे भी गुंजाइश, लेकिन उसमें हम सब लोग उसको ध्यान रखते होते हैं। उस चीज के लिए हमेशा ही अपने चीज को जागरूक करने के लिए, अपने काम को जांचने के लिए हमें इस तरह के जिन्होंने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं उनको याद करना पड़ता है और याद करने की जरूरत होती है, ताकि हम जो अपने काम की दिशा ठीक कर सकें। क्योंकि अब कहाँ से पता चलेगा इस बात का कि हम ठीक हैं, जो हम कर रहे हैं वो करने योग्य है, उसका कैसे पता चलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके बारे में बहुत तरह की बातें हैं। हर एक आदमी जो भी समाज में काम करता है वो अपने काम को हमेशा ही अच्छा बताता है, सही बताता है, मानवता के, देश दुनिया के हित में बताता है। चाहे राजनीति वालों की आप बात ले लो, सभी तो यही कहते हैं कि हमने विकास कर दिया या करेंगे। चाहे आप धार्मिक नेताओं की, गुरुओं की बात ले लो, सभी तो यही कहते हैं कि हम ही तुम्हें मोक्ष दिलवा देंगे। या कोई भी जो भी समाज में सार्वजनिक जीवन में काम करता है वो हमेशा ही इस बात को लेके आगे बढ़ता है कि वो हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं और हमें भी उनका साथ देना चाहिए। लेकिन क्या हमारा भला है किस बात में, वो हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है उसको देखने के लिए। और जब हम इस चीज को देखना शुरू करते हैं तो फिर हमें ये लोग याद आते हैं। इसलिए ये एक अच्छी बात हुई यहाँ पे आप बरसत गांव में कि एक व्यक्ति पे हम बात नहीं कर रहे। यदि आप देखेंगे कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, तीन बंदियां का। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में पैदा हुई, ज्योतिबा फुले के साथ काम किया, भारत की पहली शिक्षिका हैं। मैं तो उनको भारत माता ही कहता हूं कि वो तो मदर इंडिया है, जिसकी वजह से भारत का 80% जो समाज है उसको ज्ञान का रास्ता मिला। नहीं तो कोई स्कूल में एंट्री भी नहीं करने देता था, पढ़ाई पे भी बैन लगा हुआ था, कोई चोरी छुप के भी कर ले जाए उसके भी अंगूठे काट लेते थे, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें आप सब लोग जानते हैं कि वो दरवाजा खोल दिया। और उसकी वजह से जो तरक्की हो रही है ज्ञान से, नॉलेज से, वो सब, यदि नरेश जी जैसे बता रहे थे कि जब वो पढ़ाने जाती थी स्कूल खोल के अपना, तो उस पे कीचड़ फेंकते थे कि वो 2 साड़ियां एक डाल के जाती थी, एक अपना बैग में ले जाती थी, जैसे आजकल टिफिन ले जाते हैं, रोटी खा के चले गए, कुछ वहां खा लेंगे। हैं, साड़ी लेके जाती थी, वहां उस कीचड़ वाली साड़ी को बदलती थी। यदि उसकी साड़ी पे वो कीचड़ ना लगा होता तो हम यहां बैठ के बात नहीं कर रहे होते, अपनी भेड़ बकरियां डंगर चरा रहे होते। हमारी जगह वहां होती जहां जुत्ती काट रखी है, ऐसे मंचों पे नहीं बैठे होते, ऐसे बातें नहीं होती। यदि आप उनका योगदान यदि हम थोड़ा सा भी देखेंगे तो हमें चीजें समझ में आने लगेंगी अपने आप ही। कि महाराष्ट्र में पैदा हुई, शहीद भगत सिंह पंजाब में पैदा हुए, हम यहाँ बरसत में बैठ के उनकी शहादत को याद कर रहे हैं। हमारा किसी का तो रिश्तेदार मेरे ख्याल में नहीं होगा शहीद भगत सिंह,
हमारा तो कोई जाति का भी नहीं हो, क्या कनेक्शन है हमारा इतने साल पहले, लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, व्यक्तिगत तौर पे हमारी किसी की उनसे क्या संबंध है, लेकिन हमारा संबंध है, बहुत गहरा है। इन तीनों का भी आपस में बहुत गहरा संबंध है और हमारा भी इनके साथ बहुत गहरा संबंध है। और उस संबंध क्या है उसी को जानना ही हमारा एक तरह से बार 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 उस संबंध को जानने की, पक्का करने की जरूरत पड़ती है। मैं तो ये मानता हूं। और सिर्फ यहीं तक बात नहीं रुकती, यदि और पीछे चले जाओ कि गुरु रविदास की भी अभी जयंती होके गुजरी है, गुरु गोविंद सिंह की भी, कबीर जी की भी, उससे पहले गोरखनाथ की भी, उससे पहले महात्मा बुद्ध की भी, ये पूरी लंबी लाइन है। उसी की लाइन में ये है और उसी की लाइन में ये है जो यहां बैठे हैं, अपने बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, संवाद कर रहे हैं एक दूसरे से। तो ये एक काफिला है, आप ये मानिए कि अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी समस्याएं जो मौजूद थी उनको दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए उन सब ने काम किया। हम भी थोड़ा थोड़ा करना चाहते हैं। दिक्कतें इनके सामने भी थी, कष्ट इनको भी उठाने पड़े। कष्ट जो इस रास्ते पे चलेगा मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे। कष्ट उठाते हुए ही जो हम काम करते हैं दूसरों के लिए, सबसे ज्यादा खुशी उसी काम में मिलेगी आपको हमेशा। आप की लॉटरी लग जाए, आप बहुत खुश होंगे। आप कोई काम करते हैं, पैसा आता है, उससे भी आप खुश होंगे। आप कोई चुनाव जीत जाते हैं, उससे भी आप खुश होंगे। खुशी के अनेक कारण हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि मान लो किसी को दिखता नहीं, आप सड़क पार करवा दो, आपको उसके बदले में कुछ मिलेगा तो नहीं। उसमें जो खुशी होगी या जो बात याद रहेगी आपको कभी भी जिंदगी में, वही बात याद रहेगी जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए। वो काम आपने किया हो और उससे पूरी मानवता का भला हुआ हो, वही बात आपको हमेशा रात न पड़े पड़े न भी याद आ कीजिए, चेहरा खिल जाएगा। मैं भी हूं, मैं भी बंदा हूं, मैं भी किसी के काम का हूं, ये भाव आ जाएगा। और बस यही बात है, इसी को प्राप्त करने की ही तड़प है। जे ये ना रहे ना कि मैं किसी के काम का नहीं, आदमी पंखा पे लटक दे हुए देर नहीं लांदा, मना कोई पूछता ही नहीं, मैं किसी के काम का ही नहीं, ना मेरे को इज्जत ही नहीं करता, घर आड़े भी, तो आदमी का क्या बनेगा। तो हम जब इनको याद करते हैं तो हम अपनी जिंदगी को प्राप्त कर रहे होते हैं, उन पे शान नहीं कर रहे। ये भी हम जो है भगत सिंह को याद करके, सावित्रीबाई फुले को या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करके, वो तो महान है ही, वो दोबारा भी नहीं पैदा होने के। वो तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, अपने कामों को जांचने के लिए, हमारा भी रास्ता ठीक हो, हमारा आस पड़ोस परिवेश भी ठीक हो, हम भी एक इंसान के तौर पे पैदा हुए और एक इंसान के पास होती है बुद्धि। इतना बड़ा जो शरीर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो दूसरे डांगरा ते न्यारा कर दे, दूसरे पशुओं से अलग करता है, वो एक ही चीज है। बाकी तो सब चीज सबके पास है, वो बुद्धि है, दिमाग है, मन है, दिल है, कुछ भी कहो। उसी की दो अमांजी करना, उसी को ही स्वस्थ बनाना, उसी को ही खुराक देना सबसे जरूरी का। और वो इस चीज का ना कोई बाजार में से तो पैकेट नहीं मिलता भाई, विटामिन का कोई प्रोटीन नहीं मिलते, जिम में जानता नहीं कुछ होता। इसके लिए तो खुद ही करना पड़ता है।
क्योंकि ये ना बाहर से इंजेक्शन नहीं लगते इसके बुद्धि के, नहीं तो अपने तक तो आनी नहीं थी, ये मैं पक्का बताऊंगा आपको, सारी ब्लैक हो जानी थी। हमारे ये जो तीनों बंदे हैं, सावित्री बाई फुले जहां ये पैदा हुई या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जहां पैदा हुए, वहां इतने बड़े बड़े पैदा हो सके हैं, ये तो कोई मानने तैयार नहीं था आज तक। तो इब भी नहीं मानते कि इस मोहल्ला में भी कोई प्रतिभाशाली लड़की पैदा हो सकती है, गांव का नाम रोशन कर सके। अब भी नहीं मानते इस बात को, तो टैलेंट को तो अब भी। तो ये जो चीज बात मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम इनको याद करते हैं तो हम जो है अपने रास्ते को, अपनी बात को, अपने काम को, उसकी दिशा ठीक करने के लिए करते हैं। फंक्शन कोई भी हो, बंदे कोई भी हो, काम यही है। और यदि कोई बात, कोई महापुरुष, कोई और हमें संकीर्ण बनाता है, व्यापक नहीं बनाता, आदमी नहीं बनाता, कुछ और बना दे, कभी कोई जात का बना दे, कोई धर्म का बना दे, कोई इलाके का बना दे, तो न्यू सोच लो कि हमारे उतना ही कट कर देता है वो आदमी बना, उतना ही हिस्सा। जितने परसेंट मैं जातिवादी हो जाऊंगा उतने परसेंट मैं बंदा होने से कट गया, ये पैमाना इस बात का। तो जब हम इनको याद करते हैं कि इनका आपस में क्या कनेक्शन है, तीनों को एक साथ बात करने की क्या जरूरत है। सावित्री बाई फुले की बहुत ही 4 लाइनों में ही थोड़ा जीवन बताया, और जो उन्होंने काम करे, और उसके लिए वो साड़ी पे कीचड़ लग गया। बताओ, सावित्री बाई फुले ने के उन पे तो सर्टिफिकेट लेना था। वो एक प्रशिक्षित टीचर थी, ट्रेनिंग ली पढ़ाने की, स्कूल खोल ले, उसके लिए कष्ट उठाए, गोबर फेंकते थे। क्या चीज थी कि वो उसके बाद भी नहीं हटी। उसके ससुर ने, यानी कि ज्योतिबा फुले के पिता, उन्होंने ज्योतिबा फुले को और सावित्री बाई फुले को घर से निकाल दिया। यह बना समाज सुधारकों के साथ, उनके बाप ही काटन सबसे पहले। क्या घर से निकाल दिया, गलत काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हम यहां बैठे हैं। पिता ने घर से निकाल दिया, फिर भी नहीं हटी। 18 स्कूल खुले, और भी क्या क्या कष्ट मिले। मैं वहां कोई कष्टों की गाथा नहीं सुनाना चाहता उनकी, लेकिन फिर भी नहीं हटी। और सारी जिंदगी तक तब तक नहीं हटी जब तक जान नहीं चली गई। पता कैसे मरी थी सावित्री बाई फुले? प्लेग फैल गया पूना में 1897। पूना में प्लेग फैल गया 96-97 में, जैसे कोरोना फैल गया। प्लेग की बीमारी छूत की बीमारी है। उन्होंने, इनका जो लड़का था, गोद लिया हुआ था, अपना तो लड़का था नहीं, यशवंत राव, डॉक्टर यशवंत राव, वो डॉक्टर थे, उनको पढ़ाया लिखाया, इन्होंने डॉक्टर बनाया। वो अंग्रेजियों का राज था, आपको पता है, और अंग्रेजी मिलिट्री में थे, वो सेना में नौकरी करते थे, विदेश में गया हुआ था। अंग्रेज तो सारी दुनिया पर राज करते थे, तो उसमें बाहर गया हुआ था। उसको वापस बुलाया कि तेरी यहां गांव में जरूरत है, यहां प्लेग फैल गया, और तन्ने जो इतनी बड़ी शिक्षा लिया हमारे लोगों को, उसका फायदा मिलना चाहिए। वापस आ गया, हॉस्पिटल खोल लिया। अब गांव के अंदर एक लड़का है अछूत बस्ती में, जिसको प्लेग है, और उसका परिवार, क्या कोई भी उसको उठा नहीं रहा। 3 दिन से पड़ा है। कोई, आपको देखा कोरोना में, कोई बंदा छूने के लिए एक दूसरे को तैयार नहीं है। यदि आप स्टोरी पढ़ेंगे ना कि परिवार वालों ने लाश फूकी कि नहीं फूकी, सरकार ने नहीं फूकने दी, अलग बात है, लेकिन लोग कैसे पीछे हटते चले गए। बड़े बड़े अपने आप को जो जज समझते थे, जो बड़े बड़े आदमी समझते थे, अपने बच्चों के लिए क्या 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 नहीं करा, हाथ नहीं लगाया। इतने बड़े बड़े लोग। सावित्री बाई फुले उस लड़के को अपनी पीठ पे बिठा के लेकर के आई कि इसका इलाज करना, जिसको उसके माँ बाप भी छूना नहीं चाहते थे। उसी से संक्रमण हुआ और 3 महीने बाद डेथ हो गई। सावित्री बाई फुले को पता था कि मर भी सकती है,
अनजाने में नहीं हुआ, ये उसकी चॉइस थी कि भाई नहीं, मर बेशक जाओ, लेकिन जिसको इलाज की जरूरत है उसके लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इसलिए मैं इनको भी शहीद ही कहता हूं, ये भी शहादत ही है। क्यों किया ये, क्या जरूरत थी, अपनी जान बचाते। दूसरी फोटो देख लो, शहीद भगत सिंह, क्या जरूरत थी, फांसी पर चढ़ गया, इतनी मार खाई, क्या बात थी दिमाग में जिसकी वजह से, जानते ऊपर तो कुछ नहीं, दुनिया में कीड़े मकोड़े सबने प्यारी है, आदमी तो न्यूज बचा बचा कर रखा अपनी जान ने, इनको भी प्यारी थी, यह भी बंदे ही थे, लेकिन फिर भी फांसी पे चढ़े। माफी मांग लेने दे, जिस तरह नरेश जी कह रहे थे, भाई बढ़िया आगे जिंदगी जी लेने दे, माफी तो मांगनी है, तो कहना था मेरे पे गलती होगी जी, नहीं, ये कहने में केला गया था, मैं तो 100 बार माफी मांगू रोज, नहीं, ऐसी क्या बात थी कि जिसकी वजह से अपनी जान। तीसरी फोटो देख लो, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, इतनी डिग्री इकट्ठी कर ली, अमेरिका छोड़ दिया नहीं, जर्मनी छोड़ दी, इंग्लैंड छोड़ दिया नहीं, बढ़िया, कुछ भी जज भी बन सकते थे, कुछ भी बन सकते थे, लेकिन बने क्या, डंडे खाए सड़कों पे, आज फलाना आंदोलन, आज डमकाना आंदोलन, आज तमकड़ाना आंदोलन, क्या बात थी, क्यों खाए, अच्छी नौकरी करता, बढ़िया, नेट भी पास नहीं करना था जब, तो इससे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था दुनिया में उस टाइम पे, इंडिया में तो कोई था ही नहीं, दुनिया में ही नहीं था, इतनी डिग्रियां, ये रास्ता क्यों चुना, क्या ये अच्छी नौकरी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, मंत्री बन गए, फिर भी इस्तीफा दे दिया, मजे लेंदे, क्या जरूरत थी, कौन सी बात थी। इसीलिए इनको याद करते हैं, कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से सारे सुख, सारी चीजें हर एक आदमी जिनको प्राप्त करना चाहता है, उन सबको ठोकर मार के वो रास्ता चुना। वो रास्ता क्या था, वो रास्ता यही था कि हम भी किसी लायक हो जाएं, हमारे भी मुंह में जुबान आ जाए, हमने भी आदमी समझने लग जाए, हमारे लिए भी वो सारे संसाधन मौजूद हो जो सबके लिए है। वो सारे साधन क्या है, वो सारे साधन ये हैं, भारत में एक वर्ण व्यवस्था नाम की चीज है, शताब्दियों से चल रही है, वर्ण व्यवस्था, बंटवारा, जो दुनिया में है संसाधन है उनका बंटवारा कैसे कैसे है। एक वर्ण है जिसके पास ज्ञान है, विद्या, नॉलेज है, सब कुछ है, सबसे ऊपर। एक वर्ण है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, राज है, हथियार है, शक्ति है, सेना है, सब कुछ है। हथियार भी बहुत बड़ी चीज होती है, आप देख लो, आज भी दुनिया की पॉलिटिक्स देख लो, कुछ भी देख लो। तीसरा है जिसके पास सारी दौलत है, संपत्ति है। एक चौथा है, उस पर क्या है, उन्हें सेवा करनी है इन तीनों के ऊपर वाले की। क्या करना है, सेवा, किसकी, इन तीनों की जिन पे यह चीज है। यदि इतना, और वो सबसे बड़ा है वो समाज, वो सबसे संख्या में भारी है, नॉलेज ने, पावर ने, संपत्ति ने, क्यों कर तरक्की होगी, और क्या रास्ता तरक्की का, और क्या रास्ता है। नॉलेज ले ली, क्यों सावित्रीबाई फुले स्कूल खोलने के पीछे पड़ी हुई थी,
क्या चीज थी। इसलिए नहीं कि सिर्फ नॉलेज सबसे बड़ी चीज है दुनिया में, इसीलिए वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर है, वो टॉप में। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप सब प्राप्त कर सकते हो। आपके पास ज्ञान है तो आप राज भी ले सकते हो, आपके पास ज्ञान है तो आप संपत्ति भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप जो कुछ है वो भी जाएगा आपका 100%। ज्योतिबा फुले की एक बहुत ही प्रसिद्ध वो है, विद्या बिना मति गई, विद्या बिना मति गई, कि विद्या के बिना तो मति, मत, बुद्धि, ज्ञान गया, आया नहीं। मति बिना गति गई, मति बिना नीति गई, नीति गई। कोई प्लान नहीं कर सकते आप। नीति बिना गति गई। यदि आपके पास नीति नहीं है, प्लान नहीं है, कुछ बौद्धिक क्षमताएं नहीं है, तो गति गई, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, आपकी तरक्की नहीं हो सकती। आप खड़े रहोगे वहीं जैसे हो वैसे ही रहोगे। और गति बिना वित्त गया। यदि आपकी प्रोग्रेस नहीं है, तरक्की नहीं है, तो वित्त, वित्त मतलब ये धन दौलत संपत्ति, ये गया। और जिसके पास यह चले गए उसका बचा क्या। इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए, इतने जो अनर्थ हुए कि आपके पास से गति, प्रोग्रेस, नॉलेज ये सब चली गई। इतने अनर्थ किसने करे? एक अविद्या ने, अज्ञान ने करे। इसलिए जीवन में बदलाव का रास्ता क्या है? देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं कि ये होता है कि हम ना 100 काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक चीज हम ठीक कर लेते हैं, दूसरा काम करते हैं हम दूसरी चीज ठीक कर लेते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं यदि हम एक कर लेंगे तो 20 ठीक हो जाएंगे। यदि हम एक चीज कर लेते हैं तो उससे 20 ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। नॉलेज वो चीज है, ज्ञान वो है। यदि आपने शिक्षा प्राप्त कर ली, यदि आपके पास नॉलेज है, तो अब 50 चीजें ठीक अपने आप ही हो जाएंगी, अपने आप। पेड़ का पत्ता पत्ता के पेड़ की जड़, जड़ को पकड़ो। जड़ क्या है? नॉलेज, पावर। दूसरा वर्ण पावर। पहला तो तरीके हुए करते पावर लेने के, तलवारबाजी, कुछ कुछ। अब क्या तरीके हैं? इकट्ठे हो लो, संगठन बनाओ, सिर गिने जावे, इकट्ठे ना हो। इसीलिए जात का नाम पे दर इतने टुकड़े कर दो, इकट्ठे हो ना सके। आप क्या सोच रहे हो ये स्कीम भगवान ने बना के भेजी आप खातर? न्यारी न्यारी ना, ऊपर वाला ने नहीं बनाई ये स्कीम। ये स्कीम उनने बनाई जो अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, ताकि इनके दिमाग में ना आवे राज लेने की। और ये न्यूए कंधे रहे भाई। हाँ, पावर, पावर। अब आपने बहुत सारे शब्द सुनते होंगे, कोई भी महिला दिवस आता है, कोई भी स्कूल में फंक्शन होता है, सारे फंक्शन किस चीज के लिए है? एम्पावरमेंट करनी है। क्या एम्पावरमेंट मतलब? शक्तिकरण करना है, सशक्त करना है। किसको करना है? कमजोर को। चाहे लड़कियां कमजोर हैं उनको करना है, बूढ़े कमजोर हैं उनको करना है, जातियां कमजोर हैं उनको करना है। क्यों कर करोगे? पावर कहां से आती है? नॉलेज से आती है या राज से आती है या फिर वेल्थ से आती है, संपत्ति से आती है? जिसके पास दौलत है उससे आती है, वो भी आपके पास नहीं है। यदि आपके पास नॉलेज है तो आप दौलत भी प्राप्त कर लोगे। ये जो सारी दुनिया में मताणी लगाई हुई है ना, कि भी सारा दूध दही जो भी थी जिसको बिलोते हैं
और मक्खन जो है उस मदानी के पास पास इकट्ठा हो जाएगा, लस्सी रह जाएगी, पींदे रहियो। दौलत इकट्ठा करने की, कि सारी दुनिया में जितनी दौलत है उसको इकट्ठा कर लो। जहां जहां जिसके पास जो जो संसाधन है सब ले लो। खेती वालों से जमीन ले लो, कारीगरों से उनके हुनर ले लो, आदिवासियों से उनके जल जंगल जमीन जो भी खनिज पदार्थ हैं, कोयला तेल ले लो। आपको पता है दुनिया में सबसे गरीब लोग वहां हैं जहां सबसे ज्यादा संपदा है, जहां कोयला की खान है, जहां सोने की खान है, जहां तेल की खान है, जहां जंगल है, वहीं सबसे गरीब लोग रहते हैं। अंग्रेज भी वहीं आए थे सबसे पहले। किस लिए आए थे? इतने 7 समंदर छोड़ के क्या करना आए थे? यहां उनके रिश्तेदार थे, ना मौसम फिट बैठता था उनको, यहां का ठंड में रहने वाले उरे मर गए गर्मी में। लड़ रहे न्यारे बालक बच्चे छोड़ रखे पीछे। किस चक्कर में आए थे? या टूर करना आए थे? नहीं, यहां की दौलत को इकट्ठा करने के लिए आए थे। और वो दौलत किसके पास थी? ये जो वर्ण व्यवस्था है, इसमें बंटवारा देखो कितना बढ़िया कर रखा। एक पे ज्ञान, एक पे पावर, एक पे दौलत, और बाकी बच गए भाई पूरा ये मोहल्ले के मोहल्ले पड़े हैं। गांव में देख लो आप, संपत्ति का बंटवारा कर लो। हमारे यहाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, आपको भी सबने गण खरे यहाँ पढ़े लिखे बैठे हैं ज्यादातर। क्या बताओ है, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले टीचर बताते हमारे कोई बताया कि जी एक एक आदमी पे इंडिया में इतना इतना कर्जा चढ़ रहा। कितना? पैदा नहीं हुआ आज कर्जा उस पर आ रहा। ठीक है, सही बात है। अब इंडिया की संपत्ति भी बांट के दे दो, कर्जा तो दे दिया। मारे को यही सिखाया भाई, इतना कर्जा चढ़ रहा, इतनी जमीन है, इतने खान है, इतना व्यापार है, इतना सब कुछ है, उसमें तभी दे दो। वो तो कोई नहीं बताता कि आपको इतना आता है, इतनी तो धन आता है और इतना कर्जा ले लो भाई। ले लेंगे, कर्जा तो तार देंगे हम, या सिर्फ कर्जा कर्जा देंगे? क्योंकि आपको कर्जे का ही वो बना रखा, चौथा वर्ण है ना। क्या क्या करना है? यहां बैठी 3 मूर्तियां, यही बताया था इनने। काम अलग अलग है। काम गिनाने लगूंगा सावित्री बाई फूले की सांझ हो जाएगी, भगत सिंह के गिनाने लगेंगे, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गिनाने लगेंगे। उन सारे जो इतने इतने काम करे उन्होंने, क्या क्या नहीं करे, और उसके लिए संघर्ष करे। उसके पीछे की जो भावना है, जो विचार है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक आंदोलन चलाया, मंदिर में हमारे को भी प्रवेश मिलना चाहिए। काला राम मंदिर का आंदोलन 4 साल चला, नहीं मिला। आप क्या सोचो कि भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मंदिर में जान के भूखे थे? इतने लोग थे, उनका पीछे न्यारा बना लेने दे अपना। कदे मंदिर में नहीं गए वो पूजा करने, लेकिन फिर भी आंदोलन क्यों चलाया? क्यों चलाया? यदि इस सवाल को हम देखें कि जितने भी सार्वजनिक स्पेस है, सड़क है, कि सड़क पे हमारा भी हक है, स्कूल में हमारा भी हक है, मंदिर पे हमारा भी हक है, इस जोड़ का पानी पे भी हमारा हक है। उसमें तो भी पीण का सिर ही नहीं, जोड़ का पानी डंगर पीवे उसने, एक समाज का आदमी नहीं उसका हाथ ला सकता। किसी ने बनाया है पानी? बताओ, किसी ने बनाया हो दुनिया में? प्रकृति से मिलता है, उसे पे कब्जा कर रखा। पानी तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है जिंदगी के लिए। ये सावित्री बाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनके घर में कुआं था, इन्होंने खोल दिया कि भी यहां पे पूना के जो अछूत है, दलित है, जिनको
यह भी उड़ता पानी पीस के हंगामा हो गया। अब आप सोच लो कि भी यदि एक कुंबा में था दो आदमियों ने अपने पीने के लिए, कपड़े धोने खातर, बासन मांजने खातर पानी ढोना पड़ जाए सारा दिन, कर ली खेती फिर तो दो आदमी तुम्हारे पानी इकट्ठे करने पे लग रहे क्या नहीं? क्या करेंगे? तरक्की कैसे होगी जब पानी ढोने पे ही सारी दिहाड़ी लग गई? आप क्या सोचते हो कि भाई वो समाज तरक्की करेगा? वो तो जिंदा रहने के लिए ही उसके लाले पड़ रहे हैं, तरक्की क्या करेगा वो? इस बात के लिए लड़ रहे थे कि जो जो जितना भी संपत्ति, पानी है, हवा है, जमीन है, जायदाद है, जो भी है, ज्ञान है, सब में हमारा हिस्सा है भाई। हम आदमी हैं, पूरा पैदा हुए, इसके लिए लड़ रहे थे। बताओ, उनने के मंदिर में पुजारी बनना था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? ना, इसके लिए थोड़ी लड़ रहे थे वो। मेरे ख्याल में कदे मंदिर में पूजा करने गए होंगे। यदि इस बात को हम समझेंगे कि भी हमारी इंसानियत जब हमें कमजोर समझा जाता है, जब हमें ऐसे नीची नजर से देखा जाता है, क्यों देखा जाता है? हमारे काम ऐसे दे दिए हमारे को जिनको नीचा कर दिया। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, आपके सामने बताऊं, आप सब भी जानते होंगे अपने पड़ोसियों को, कि जो कुरुक्षेत्र का सबसे अमीर आदमी है, उसका लड़का कनाडा में कार दो है। क्या 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 करा है? और वो खुश है, उसको कोई हीनता बोध पैदा नहीं होता, उसको ये फील नहीं होता, और कोई उसको नीचा नहीं समझता। क्यों? लेकिन यहां वो कार क्या अपना मुंह नहीं धो सकता क्या? नहीं, वो भी दूसरे धोएंगे। अपना बासन नहीं धो सकता, चाह का अगला कप नहीं धो सकता। क्यों? आदमी वही है। क्योंकि जो काम ये चौथा वर्ण जिसको मैं कह रहा हूं, जिस पे ज्ञान नहीं, जिस पे संपत्ति नहीं, जिस पे ताकत नहीं, जो काम वो करता है उस सबको नीचा काम बता दिया, घटिया काम बता दिया। इसीलिए आप झाड़ू मारने को ये मानते हैं कि आपके लायक नहीं है ये। क्यों भाई, क्यों नहीं है लायक? क्योंकि उन कामों को, सारे कामों को नीचा काम बताया गया, इसीलिए वो काम करने वाले सारे नीचे हो गए, इसलिए उनकी इज्जत थोड़ी होगी, इसलिए उनकी दिहाड़ी भी थोड़ी होगी उन कामों की करण की। मंत्र पढ़ने के तो ज्यादा पैसे हैं और दूसरा काम करने के कम है। फर्क हो गया। कोई भी काम आप देख लीजिए, मैं यानी कि जो कामों में जो भेदभाव किया गया, उससे जो हमारा आर्थिक शोषण है, आर्थिक शोषण है। काम तो है 100 रुपए का, मिलेंगे 20। क्यों? क्योंकि ये नीचा काम है ना, क्योंकि ये नीचा काम है। अंग्रेजी में कहावत है इंग्लैंड की, इससे मिलती नहीं है लेकिन इसी तरह की है कि भाई जे कुत्ता मारना हो ना, पहला उन्हें पागल डिक्लेयर करो। क्या? पागल नहीं है वो, मारना आपने, पहले उसको पागल कहो फिर गोली मारो। क्यों भाई? पागल था, मार दिया, आपको कोई पूछेगा नहीं। पहला उसमें खोट काटो बंदा में। क्या? पहले उस काम को नीचा डिक्लेयर करो ताकि उसकी कम दिहाड़ी दी जा सके। वैसे कौन कर लेगा? आप अपनी गोजी में तो 1 रुपया निकालन देने के दे देंगे? आप पे तो 100 दरवा लिया और बड़ी खुशी खुशी देव का हो आप। अभी रविदास जयंती थी ना, मैंने एक सुनाया
उनका एक दो लाइन है, सुना देता हूं चलो। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। क्या ये सांग क्या खातर बरा क्या? जग ठगने को। भाई चोरी कर ले आदमी, लुक छिपका कर ले, डरे रात रूत ना आवे आगे पीछे। भाई डक्का मार ले आदमी, धक्का तो ले जाए भाई कोई बात नहीं, 5 आदमी आकर अपना कुछ भी कर सके, ताकत नहीं। ठगी सबसे खराब, क्योंकि आपका बुद्धू बना के, आपका मूर्ख बना के आप पे तो पैसे कटवा ले, आप बड़े खुश हो, बाद में पता चला यार लूट के ले गया, पछतान दे रहे हो। ठगी सबसे। गुरु रविदास, जग ठगने को स्वांग बनाया। क्या मैं तो पढ़ के हैरान रह गया, गुरुजी ने क्यों कर पता लग गया। देखा होगा ऐसे थोड़ी, पूरा चित्र बना दिया। माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया। ये मोक्ष मोक्ष का चक्कर नहीं है, परमात्मा वगैरह प्राप्त करने के लिए नहीं है। किस लिए? जग ठगने को स्वांग बनाया। ये जो सब चीज है कि हमारी ठगी ना कोई कर सके, हमारी दौलत को, हमारी ताकत को, हमारी संपत्ति को, हमारी बुद्धि का कोई हरण ना कर ले, इसके बारे में सचेत होने की जरूरत है। यही इनने बताया, और क्या बताया। उसके लिए स्ट्रगल कराया और करके दिखाया। सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका, ऐसे बोलते हैं ना हम। कहां पैदा हुई? उन घरों में पैदा हुई जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। इंडिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है। क्या? वहीं वहीं से सुधारक आए जहां जहां से हमेशा उस समाज को भ्रष्ट गया कि भाई ये तो क्या ही योग्य नहीं। पहली शिक्षिका इंडिया की कौन है? सावित्रीबाई फुले। मैं ये कह रहा हूं कि चौथे वर्ण में से कबीर हों, गुरु रविदास हों, फुले हों, अम्बेडकर, किसी का नाम लो आप, A to Z, कि ये जितनी सृष्टि है, जो भी खड़ा है ना, जिस बाप पे बैठे हैं, ये भी उन्हें का बनाया हुआ। जो भी दुनिया के अंदर है वो सब किसने बनाया, और उस सब की मौज कौन ले रहा? यदि आप ये समझ आ गई, ये इन्होंने बताया अपने जमाने कि जो भी दुनिया के अंदर, समाज के अंदर, देखो इन्होंने क्या कहा। इन्होंने ये कहा कि बराबरी होनी चाहिए। अब बराबरी होने में किसको तकलीफ है आप बताओ? जो सा ऊपर बैठे उसे ना तरला का तो ठीक है, बराबर आ जाऊंगा, मोटी सी बात। इसमें गणा विद्या की जरूरत बताओ। यदि समाज में गैर बराबरी है, ऊंच नीच है, और बराबरी होती है, तो किसको फायदा? जो नीचे है, जिसको बराबर नहीं माना जाता, उसी को फायदा। ये पढ़ाने जाती थी सावित्रीबाई, तो इस पे कीचड़ क्यों मारते थे? उनने क्या तकलीफ दे हुए थी? क्योंकि पता है ज्ञान आ गया तो रुकेगा नहीं। गुलामी बोलते हैं ना जिसको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वही कहा। फिर उससे आगे क्या कहा कि यदि किसी के पास शिक्षा है तो उसको गुलाम नहीं बना सकते आप। गुलामी को, गुलाम को गुलामी का एहसास करवा दो, वो गुलाम नहीं रहेगा। आप उसको जेल में तो रख सकते हो, गुलाम नहीं रख सकते। ये गुलामी का एहसास कैसे पैदा होता है? एजुकेशन से, नॉलेज से, कि हम भी आदमी हैं, हम क्यों गुलाम रहे, हम भी बराबर के हैं, मारा कर रहा सारा। ये यदि आ जाए, अर्जे नहीं आ जाए ना जी, जिस तरह आप कहोगे आपकी दया दृष्टि है और समय से पहले और भाग्य से यदि किसी को कुछ नहीं मिलता तो पिटे जाओ, देखते रहो, बाट समय आवेगा, तारे पोत्या तक नहीं आंदा। ये मैं बता दूं, लाना पड़ता है वो। ये जो आप बता रहे थे फूल कुमारी या जो दूसरी हमारी बच्चियां बैठी हैं, बीए कर लिया, आगे कर लिया, आगे तक पढ़ेंगे और भी,
सावित्रीबाई फुले की साड़ी पे कीचड़ ना लगा होता, आप क्या सोचते हो कि भी ये पढ़ती? सवाल ही नहीं उठता। हर एक औरत किसी भी जात की हो, किसी भी वर्ण की हो, उनकी एहसानमंद है सावित्रीबाई फुले। डॉक्टर अंबेडकर की बराबरी का अधिकार दिया कि हर एक आदमी, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे छोटी जात है, चाहे बड़ी जात है, किसी कोई लिंग है, सबको बराबर। कानून में तो कर दिया, समाज में अभी रह रहा है। कानून में तो बराबरी है, लेकिन देखो आपको पता है जिसका कब्जा है वो क्यों छोड़ेगा? या तो 1 इंच जमीन के लिए कत्ल होंगे देखे, आपने भी देखे होंगे। कोई क्यों छोड़ेगा? जिसके पास जो पावर है एक बार दे तो दो। घर में पति बॉस बन रहा, सारी संस्थाएं देख लो आप थानेदार ने देख लो, जो सी हमारी सेवा के लिए वो हमारे पे चौधर करा क्या कि जो हमारी सुविधा के लिए है वो हमारे ऊपर राज कर रहा। ये इन्होंने बताया, उसके लिए कानून बनाए, उसी जागरूकता के लिए, उसी चेतना के लिए इन्होंने रास्ते बनाए। वो जो तीसरी मूर्ति है उधर कि उन्होंने भी क्या कहा? उनके 3 नारे हैं। शिक्षित बनो, पहली चीज। फिर क्या कहा कि संगठित हो, फिर इकट्ठे हो लो, पावर, नॉलेज पावर। फिर क्या करा? स्ट्रगल करो। क्या करो? अब ये स्ट्रगल जो है ना, संघर्ष करो। इस संघर्ष में ना कई बार लोग ये समझते हैं कि संघर्ष किसी और के लिए करना। हमारे अंदर बैठा जा कूड़ा, झूठ, अंधविश्वास, पाखंड, हीनता बोध कि हम तो इसी जोगे हैं, जो था बाग में मिल गया। इस विचार से संघर्ष करो। हमारा शत्रु, कमजोर आदमी का शत्रु बाहर नहीं बैठा, उसके अंदर बैठा। जो नरेश जी कह रहे थे ना, दिमाग की खुराक। देखो लड़ाई ना शरीर से लड़ जाती, दलेरी से लड़ जाती है। किससे? पता है ना इस बात का कि ताकत जो है बॉडी में नहीं होती, हाथी में कितनी ताकत है उसको अंदाजा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दिमाग इतना सा उसका, क्या बुद्धि इतनी सी है। तो जो ताकत है, जो संघर्ष है, वो अपने दिमाग को उससे लड़ी जाती है, स्ट्रगल उससे होता है। और स्ट्रगल हमारा अपने दिमाग को ताकतवर करने का है। यदि हमारा दिमाग, हमारा संघर्ष किस चीज के साथ है? ये जो विचार जो हमें कमजोर करते हैं, जो हमें बांट के रखते हैं, जो हमारे अंदर हीनता बोध पैदा करते हैं, हम तो इसी जोगे हैं। मैं एक उदाहरण देता था पहले, चौथे वर्ण का। क्या? उनको ये केंचुली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्ण उनने नहीं बनाया चौथा, वो तो सिर्फ पालन कर रहे। क्या? उनको छोड़ना पड़ेगा ये। मैं एक उदाहरण देता था कि आप जाओ, ये जिस तरह 3 बोतल धरी ना, 3 मटके धरे मान लो, एक पे गिलास धरा कंच का, एक पे धरा स्टील का, एक पे प्लास्टिक का धरा। मान लो कि भी ये प्लास्टिक सबसे रद्दी है, ये प्लास्टिक चौथा वर्ण खातर है, ये मिडिल क्लास खातर है, दूसरा कांच का समझ लो, और स्टील का, जिस तरह भी लगा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। अब कोई देख नहीं रहा, बंदा दूर दूर तक भी नहीं देख रहा, अंधेरा में बिल्कुल 2-2 किलोमीटर। ये जो चौथा वर्ण वाला बंदा ना, अपना ही गिलास ठावेगा, अपने गड़े में पानी पीवेगा, वो ही ठावेगा। क्यों? उसकी हिम्मत नहीं है कि दूसरा गिलास लेगा पी ले। कोई देखा है? उसके अंदर ही ऐसा डर, वो कहता मैं तो इसी गिलास जोगा हूं, क्या मेरे लिए तो ये बढ़िया होया। जब आपने अपनी सीमा इसी गिलास तक तय कर दी, बने रहो। इसलिए स्ट्रगल अपने साथ है, संघर्ष जो है अपने साथ है। सावित्रीबाई फुले के कामों को
यदि मैं गिनवाने लगूं कि उन्होंने क्या क्या करा, स्कूल तो खोल ही, और स्कूल खोलने का ये पर्पज नहीं था उनका अगर भाई 4 आदमी पढ़ जाएंगे 2 आना नौकरी मिल जाएगी ना, नौकरी तो मिल ही जाएगी, वो तो योग्यता है अपने आप ही ले लेंगे, दुनिया का कारोबार करेंगे। ये जो गुलामी है ना, इससे पेंडा छूटेगा उनका। ये उनका पर्पस था, ये उनका मकसद था, इसलिए इतना वो संघर्ष कर रही थी। जब उन्होंने ये देख लिया इस फूले दंपत्ति ने, अगर भाई कल्ले कल्ले बात नहीं बननी, कोई संगठन बनाना पड़ेगा। फिर उन्होंने एक बनाया सत्यशोधक समाज, 1873 में बनाया। वो 1848 में काम शुरू कराया था इन्होंने, पहला स्कूल खोला 1848, याद रखियो आप, और 1873 में बनाया। ये 25 साल का फर्क है, 25 साल का। 25 साल का निचोड़ बातें का यो आया कि भाई कोई समाज बनाना पड़ेगा, उस कोई लोग बनने पड़ेंगे, और नाम किधर है? सत्यशोधक। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम, बहुत ही प्यारा नाम है, ट्रुथ, सच्चाई। अब ये सत्यशोधक, शोध का मतलब आप समझते हो भाई, शोधन करना, उसका खराब चीज निकाल देना। अब इस सच्चाई में मिलावट है कुछ ना कुछ, तभी तो शोधन करना पड़ेगा। जिसको हम सच मान के बैठे हैं उसमें ना झूठ ज्यादा है, मिलावट है, तो सत्य का शोधन करो। उनने देखो ना तो ब्रह्म समाज बनाया, ना उनने प्रार्थना समाज बनाया, ना उनने आर्य समाज बनाया, ना कोई और समाज बनाया, कोई भक्ति का समाज बनाया नहीं, उनने तो सत्य शोधन का समाज बनाया। अब ये बहुत बड़ा काम है। देखो सच्चाई बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले तो कहते हैं पहला सच का पता लगना चाहिए, उसके बाद करें। और सच्चाई भाई मैं ये बताऊं आपको नौजवान दोस्तों, कदे आपने न्यू गिफ्ट में नहीं मिलने वाली। भाई आपका बर्थडे आ गया, सच्चाई का पुड़िया पकड़ा गया आपको ना, कोई आपके घर कोई अमेजन से फ्लिपकार्ट से नहीं आंदी। सच्चाई, सच्चाई की तो खुदे पड़ताल करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि सच्चाई के अंदर मिलावट है, झूठ इतना ज्यादा है। अब झूठ का फायदा किसको होता है? झूठ क्यों फैलाता है कोई? आप 1 मिनट के लिए सोचो कि यार झूठ क्यों फैल रहा है। देखो कबीर जी होए, वो भी कंधे मर गए भी सच्चाई, और वो उनका एक पद है, वो पता क्या कहते थे? वो कहते थे साधो देखो जग बोराना, कि ये जो संसार है ना बोला हो गया। बोराना मतलब बोला हो गया, पागल हो रहा। क्यों पागल हो रहा? बुद्धि नहीं है ठिकाना इसकी। साच कहूं तो मारण धावे, और झूठो जगपतिया ना, कि यदि सच्ची कहूं तो मारना है, और झूठों पे ये जग है जो दुनिया है ये भरोसा करती है, पतियारी है उसको, उस पर पतियारी है। उसके सामने भी यही चैलेंज था कि झूठ पे भरोसा कर रहे। चल रहा होगा कोई व्हाट्सएप ग्रुप जब भी कोई चल रहा होगा, मतलब इस फॉर्म में नहीं होगा। आप ये देखो इतनी कहानियां बनाई, कितनी आपकी जिंदगी कट जाएगी, कहानी खत्म नहीं होने की। के लोड पड़ गई इतनी कहानियां की एक के बता रही थी। क्योंकि बंदे को हर टाइम बका के रखना, इतनी कहानियां बना रखी उसके पीछे। कहानियां का क्रक्स है कि उसके अंदर सबका सार तत्व है कि जब आप सारी कहानियां न सुन के मान लो कि निचोड़ के लिखड़ा, निचोड़ सबका एक ही है कि भाई ये तेरा गड़बड़ होगी, इसका ये उपाय है, ल्या ठीक कर दो। भाई ये लड़कियां का व्रत रख लो, जब पतियां का रख लो, उसमें भी यही है कि भाई अल्टीमेटली क्या हो गया, अगर भाई तने इसके जूते भी खाने चाहिए, चाहे कैसा ही हो, यो है निचोड़ एक ही लिखड़ेगा, कुछ कहीं चले जा। कहानियां अनेक हैं, वो ही है। तो ये जो है इसके अंदर कि झूठ, सच की जरूरत है हमारे को। झूठ का फायदा किसको होता है?
ये मैं बात बता रहा था आपको। झूठ का फायदा उसको होता है दोस्तों, जो व्यक्ति सच्चाई को आगे नहीं आने देना चाहता। क्योंकि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि दुनिया जो है आदमियों के काम करने से चल रही है। यानी कि जो आदमी बिना करे, बिना मेहनत करे, इस जीवन की सारी जो अच्छी अच्छी बातें हैं, नेमतें हैं, जो इसकी सुख सुविधाएं ठाठ हैं, उन सबको लेना चाहता है, वैसे तो मिलेगी नहीं उसको, क्योंकि वो कर तो कुछ रहा नहीं। तो फिर उसने झूठ बनानी पड़ेगी कि जे तो उरा देवागा आगे मिलेगी। क्या मन्ना खड़ावागा तेरा बापू आगे खावागा? क्या जे तो मन्ना उरा देगा यो आगे मिलेगा तेना ब्याज समेत। अब एक झूठ बना लिया, तुम उरा दे आगे ले। आगे किसी ने तो कोई किसी ने आगे बताया, उसे बता दो। उसको झूठ चाहिएगा। एक अलग दुनिया क्रिएट कर लो जिसमें आप या यहां दो वहां लो। यहां जो आपको मिल रहा पिछले का मिल रहा, यार तुम भी कुछ कर लेने दे पिछला में कि नहीं कि मारा जी मैं ये पिछला में भी अगला में भी ये बांध रखा है हमारे को कर्म फल के साथ। उस आदमी को झूठ की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक झूठा संसार, झूठी बात वो क्रिएट करता है, वो पैदा करता है। इसलिए सबसे पहले सच्चाई, अंधविश्वास, पाखंड, ये जितना भी है, जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि भी जग ठगने को स्वांग बनाया, कि ये सांग बराख्या, कारण भी बता दिया, मकसद भी बता, एक के लाइन में कर दी सफाई। ये बात बताने के लिए सत्य शोधक समाज बनाया। इसलिए सच्चाई हमेशा आम बंदे के, मेहनती बंदे के पक्ष में होती है। झूठ उसके कभी पक्ष में नहीं आएगी। झूठ पे वही आदमी हमेशा झूठ को फैलाता है जो आदमी सच को छुपाना चाहता है। और सच क्या है? इसलिए ये कह रहे सच का शोधन करो, सच ने ले आओ ऊपर। जितनी भी कमेटियां बैठती हैं सच को निकालने के लिए तो बैठती हैं। कोई भी कमेटी ले लो, किस लिए बैठती है? इंक्वायरियां, सच्चाई ढूंढनी है। कहां गुम हो रही है भाई सच्चाई? कौन कर रहा? यदि आप इस सवाल के बारे में हम सोचेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगी कि ये इस सच के पीछे सत्य शोधक समाज बना करके क्यों आगे चल रहे थे। उसमें किसी जात का सवाल नहीं है, उसमें किसी धर्म का सवाल नहीं है। झूठ फैलाने वाला कोई भी हो सकता है, उसका मकसद सिर्फ ये है। तो ये जो भगत सिंह है, आप उनकी बात करो, उन्होंने, उनके आप लेख पढ़ो, वो सिर्फ ना ऐसे नहीं थे कि भाई बहुत बहादुर थे और छाती पे गोली खाई जैसे हम अक्सर बोलते हैं। सिर्फ वो बात नहीं, उनका दिमाग भी था। क्यों खाई? क्यों फांसी पे चढ़े? खेल खेल में चढ़ गए क्या? नहीं, उसके पीछे उनकी एक सोच थी। वो सोच यही थी। यदि उनके हम लेख पढ़ेंगे, अछूत का सवाल, अछूत की समस्या, धर्म का सवाल, राष्ट्रीय आंदोलन और हमारा स्वतंत्रता संग्राम, उनकी चिट्ठियां जो उन्होंने अपने दोस्तों को और अपने बाप को लिखी कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, और अपने बाप को कहा कि आपने ये बहुत भारी गलती करी है, आप मेरे पिता हो, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन आपने ये क्या किया? आपने मेरे को नीचा दिखा दिया कि मैं एक मकसद के लिए काम कर रहा हूं। अनजाने में मुझे से ये भूल नहीं हुई है कि अनजाने में हो गई। तो वो बात क्या थी? जब उन्होंने पर्चे फेंके दिल्ली असेंबली में, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह, आपको याद होगा ना, वहीं से कहानी शुरू हुई। उस पर 2 नारे लिखे हुए थे। उस पर 2 नारे क्या लिखे हुए थे? इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद हो बर्बाद, ऐसे नारे लिखे हुए थे। उसमें साम्राज्यवाद का नाश हो, ये लिखा हुआ था। 2 स्लोगन थे। ये इंकलाब क्या होता है?
उसके बारे में उन्होंने बताया। इंकलाब से हमारा क्या अभिप्राय है? इसका ये मतलब नहीं है कि भाई मार दो, नहीं। इंकलाब का मतलब है कि ये व्यवस्था आमूल चूल बदल जाए, जिसके अंदर काम करने वाले को पूरा हक मिले, बराबरी मिले, सबको सम्मान मिले, सबको अपने विकास के अवसर मिले। इंकलाब से हमारा ये मतलब है। आज भी किसी पे जुल्म होता है, क्या बोलता है? इंकलाब जिंदाबाद। किसी को सुन लो गली में, इंकलाब जिंदाबाद। क्यों? क्योंकि जो समस्या है उसकी जड़ हमारी सामाजिक व्यवस्था में है। इंकलाब हमारे दिमाग में होगा पहले। कहां? यदि इंकलाब होना है ना कहीं, सुन रहे हो, वो पहले हमारे दिमाग में होगा, उसके बाद असली में होगा। जो कह रहे थे ना, दिमाग की खुराक, ज्ञान, नॉलेज, क्योंकि आदमी अपने दिमाग का कंट्रोल मानता है। पहले दिमाग में, फिर असली में होगा। जिसके दिमाग में कुछ होगा वही तो कुछ करेगा, नहीं तो आदमी डला है, कड़ियां बिठा दे बैठा रहेगा। नहीं तो आदमी एक लोथ है। यदि दिमाग ना हो ना, मान लो आपने देखे भी होंगे, किसका तो माइंड काम नहीं कर रहा, तो पड़ा बेड पे 3 साल से पड़ा, यहां से चलता आदमी, एक हाथ ना हो, एक पैर ना हो, एक आंख ना हो, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हमारे दिमाग में इंकलाब की जरूरत है। और वो इंकलाब का मतलब है बराबरी। अपनी हीनता से निकलो, अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को समझो, अपने हकों को जानो, अपना जो इतिहास है उसको देखो, संघर्षों का, कि जिसने लड़ा है उसको मिला है। ये सारी जो सृष्टि है, नेचर है, प्रकृति है, उस पर सबका अधिकार है, सारे मनुष्य हैं, किसी का विशेष अधिकार नहीं है। सब एक ही तरीके से पैदा हुए हैं, सबने एक ही तरीके से जाना, इसलिए सबको एक ही तरीके से रहने का हक भी है। ये इंकलाब, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये साम्राज्यवाद क्या चीज है? वो ये भी यही है कि एक देश दूसरे देश के संसाधनों को ना लुटे। इंग्लैंड वाले आए थे ना यहां, जो मैं बता रहा था संसाधनों की, एक समाज दूसरे समाज के संसाधनों को ना लुटे, शोषण ना करे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण ना करे। यही तो है इंकलाब, साम्राज्यवाद का नाश। और क्या है? ये छोटी सी बात है, लेकिन ये छोटी सी बात बहुत मुश्किल है होनी। हर एक आदमी की जिंदगी में तो इंकलाब आता ही है, हर एक आदमी की जिंदगी में आता है। मैं 100% कह सकता हूं आपको, ये लड़कियां बैठी हैं जो पढ़ रही हैं ना, ये हर रोज इनको अगर मैं इंकलाब करना पड़ता है अपने दिमाग में, जब ये स्कूल में जावे, जब ये कॉलेज में जावे, रोज इनको कुछ ना कुछ लड़ना पड़ेगा अपने माँ बाप के साथ, तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हर रोज स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही जिसको शताब्दियों से जिस समाज को पीछे रखा गया है, उसको यदि आगे बढ़ना है तो हर रोज उसको संघर्ष करना पड़ेगा। और वो पहले दिमाग में होगा इंकलाब, जो इन्होंने बोला, इस ऊंच नीच के विचार को, शोषण के विचार को, इसका खात्मा। और यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात है कि यार जो अधिकार हमारे को मिले हुए, उन्होंने ये बताया कि आखिर क्यों लोग गुलामी में हैं। उन्होंने एक कदम आगे रखा इनसे कि इसलिए गुलामी में हैं कि लोगों को ना धर्म के चक्कर में बांध रखे। इसलिए उन्होंने एक किताब है उनकी, जाति प्रथा उन्मूलन करके भाषण था, वो बाद में किताब छपी, तो उसमें उन्होंने एक चीज कहा कि भी ये जो धर्म, जब जो हमने इन सारी बुराइयों को धार्मिक चीज बना दिया, ये सबसे बड़ी खराब चीज है, इसीलिए इसमें परिवर्तन नहीं आता। तो हमें ना इन धर्म ग्रंथों में डायनामाइट लगा देना चाहिए। डायनामाइट समझते हो? बारूद, जिस तरह पहाड़ तोड़े कर है ना, ऐसे ये तोड़ने पड़ेंगे हमारे दिमाग में। जो धर्म के नाम पे अंधविश्वास, पाखंड, पुराना, पिछड़ापन, ऊंच नीच के विचार बसे हुए हैं ना,
इसमें डायनामाइट लगाना पड़ेगा, के विस्फोट करना पड़ेगा अपने भीतर। क्योंकि जो हमने सीखा है अपने परिवार से, अपने समाज से, वो ऊंच नीच का पालन करना सीखा है। ऊंच नीच उसको ना बहुत सारे लोग कहते हैं संस्कार भूल गए। संस्कारों में क्या है कि एक पत्नी जो है पति की सारी मार सहन करती रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हर रोज लड़े, नहीं, वो समझे कि नहीं सब इंसान है, सब दो पहिए हैं एक गाड़ी के, उनके मिलकर ही चलना है। एक में पंचर हो गया दूसरा खड़ा रहो, कुछ नहीं बटता उसका, कुछ नहीं बटता उसका दूसरे का, खड़ा रहो, एक में पंचर है। तो वो जो दूसरा पहिया है उसकी भी हमें देखभाल करने की जरूरत है, उसको बराबर रखने की जरूरत है। उसमें भी हवा पानी उतना ही चाहिए जितना दूसरे में जैसे ही चलना। तो ये इन्होंने जितने भी कानून बनाए, जितने भी बात, सब घटनाएं, इनकी जिंदगी, इनके त्याग, वो सब आप जानते हो। मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता कि इनके जीवन क्या था, कहां पैदा हुए, क्या क्या पढ़ा, कहां कहां कैसे गए। ये सारे आजकल सबको मिलते हैं। कोई 5वीं का बालक भी बता देगा जिसने ना पता हो, और नहीं तो सब में इतनी बुद्धि है, इतने उपलब्ध है चीजें कि जो आप में कुछ जिज्ञासा पैदा हो तो आप ले लियो, और यदि आपकी रुचि ना हो तो मेरा भी क्या ना टाइम बर्बाद करें, अपना भी क्या ना करें। फिर क्या क्या करोगे जान का, जो रुचि है नहीं अपनी इस काम में, इनके काम में जो अपनी रुचि ना हो तो अपने क्या ना टक्कर मारने इनके साथ, अपना धंधा पिटो, अब काम करो, ठीक है। लेकिन यदि इनके कामों में रुचि है, अपना योगदान करना चाहते हैं, अपने भविष्य को, अपने समाज को, अपने परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, देखो एक अच्छा बाप वही बनेगा जो एक अच्छा बेटा हो। अच्छा पति भी वही बनेगा जो एक अच्छा बेटा या अच्छा बाप या अच्छा इंसान हो। जो बंदा इंसान ही अच्छा नहीं है वो अच्छा पति कैसे बन सकता है? 100% नहीं बन सकता। एक अच्छा नागरिक, भाई जिसको कहते हैं ना कि भाई देखो बात यह है, बुरा मानो चाहे भला मान लो, बात तो कहूंगा राकी, क्या बात कहूंगा जेन्युइन, व्यवहार की बात। यदि आप जेन्युइन बात करते हो, चाहे आप किसी भी भूमिका में हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, आप पति हो, आप बाप हो, आपकी बात असर करेगी, सुनी जाएगी। जे आप नहीं सोचोगे आए ये तो मेरा बाप है, ये तो मेरी माँ है, ये तो मेरा जीजा है, ये तो मेरा, झूठ बात आप करते रहोगे, कब तक चलेगी? वो चलती नहीं, वो हमारा फेवरेटिज्म है। यदि हम सच्चाई के साथ नहीं खड़े, सही बात के साथ नहीं खड़े, तो फिर इनका रास्ता नहीं है। वो सच कहने वाले का क्या बना है, कबीर की भी सुना दी, अग भाई मारण धावे क्या पिटन ना आवे, सच्ची कहे जे। इनकी भी बता दी, अग भाई घर तय काट दिया, उनकी भी बता दी, उनकी भी सुन लियो कि के बनी थी। तो ये जो चीज है, जो सच्ची बात करेगा, जो पहले से मौजूद सच्चाइयां हैं या जो बातें हैं, उनको क्यों अच्छी लगेंगी? उनको विद्रोही कहा जाएगा, उनको बागी कहा जाएगा, उनको कुछ कुछ बोला जाएगा। तो वो सारी बातें अपनी समझ के साथ ध्यान में रखते हुए, ये इनका रास्ता थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है, देखो आप सरकार के साथ लड़ लेंगे, दूसरे समाज के साथ भी लड़ लेंगे, और भी बीमारियों से लड़ लेंगे, लेकिन अपना अकेला क्यों कर लड़े हैं? अपने के साथ कैसे लड़े? ये तो सबसे मुश्किल काम है ना। लेकिन जब तक हम अपने परिवार में स्ट्रगल नहीं करते, तब तक सुधार अपने परिवार का नहीं होना, ये तो पक्का है। लड़ने का मतलब ये नहीं है अभी लाठी ठा लो। जो वैचारिक बंदा चलता तो अपने दिमाग से ही है, जिसने जो सीख रखा, जिसको जो अच्छा बुरा मानता है, वही तो वो बात करता है, कोई भी हो चाहे, यही तो बात करता है वो। अब जो हमारे माँ बाप हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे जो भी हैं, वो यही बातें उनको शताब्दियों से सिखाई गई हैं कि दब कर रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। ये तो कोई माँ बाप नहीं कहता कि भी नीडर हो करो भाई, देखी जाएगी भाई, हाथ जोड़ कर टाइम काट ले, क्या
और जो जितना गरीब होता चला जाएगा उतना ही ज्यादा इस ज्ञान को दिंदा चला जाओगे। आपने बसना हो रहा है। तो ये बातें मतलब थोड़ी सी खतरनाक हैं, क्योंकि जो समाज में लोग काबिज हैं सत्ता में, नॉलेज में और संपत्ति में, वो अपनी चीजों को छोड़ना नहीं चाहेंगे, अपनी बातों को भी छोड़ना नहीं चाहेंगे, इसलिए स्ट्रगल होता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रगल मैं इसीलिए कहता हूं कि हमारा स्ट्रगल अपने साथ है, अपने विचार के साथ है, किसी और समाज के साथ नहीं है। किसी और से तो आप बहुत आसानी से लड़ लेंगे, मेरे को पक्का पता। खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है, खुद से लड़ना बहुत मुश्किल है। पहले खुद से, फिर अपने परिवार में, अपने जो भी आपका दायरा है। तो ये संदेश है इनका। ये तो उनसे लड़े और आगे निकल गए। किसी ने सोचा था कि भी बरसत में 200 साल के बाद सावित्री बाई फुले की फोटो लगेगी और आप उनकी बातें करेंगे? किसी ने सोचा था? सावित्री बाई ने तो नहीं सोचा होगा, लेकिन वो हमारी प्रेरणा बनी हुई। क्यों? क्योंकि रास्ता दिखाया कि ये रास्ता है और इस रास्ते पे संघर्ष है, और संघर्ष के बहुत सारे कष्ट भी हैं उसके साथ, लेकिन रिवार्ड भी हैं। हम कोई पौधा लगाते हैं, मकान बनाते हैं, हमारी पीढ़ियां उसकी छाया में बैठेंगी। हम कोई अच्छा विचार पनपाते हैं, हमारी पीढ़ियां उसका सुख मिलेगा उनको। तो वो एक स्ट्रगल है। अपने दुनियादारी के जो दूसरे और काम है, उन सारे कामों को करते हुए इस काम को भी करने की जरूरत है। क्योंकि जिस भी स्थिति में आज हम यहां हैं, जो कहानियां सुनते हो ना, बातें सुनते हो कि भाई डॉक्टर अंबेडकर या ये कहते थे कि भाई जे कोई दलित शूद्र सड़क पर निकला था, उन्होंने थूक ना दे तो वो गले में बांध कर चलना पड़ा था, कुल्हड़ा बर्तन मिट्टी का, कि उसी में थूक ले। ये कहानियां नहीं है कि पीछे जो है झाड़ चलना पड़ता है कि उसके पैरों के निशान मिट दे जावे। आदमी चल रहा, पीछे पीछे झाड़ चल रहा, उसका है क्या नजारा है। देखो, आप याद करके देखो। आप तो रन बजा बजा के लिगड़ो गली में, ये और रन वैसे ही नहीं मिला, झाड़ चलता पीछे आपका। ये हमें इतना मिला है हमारे समाज से, हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज को बनाने के लिए इतना किया है। हमारा भी कुछ दायित्व है। हम उतने महान नहीं, ठीक है, लेकिन उनका अंश है हमारे अंदर। उस चीज को पकड़ने की जरूरत है। उसी में हमारी इंसानियत है, उसी में हमारे होने का कुछ बेनिफिट है, उसी में ही हम एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे जो भी हैं हम, मतलब कहीं हम संबंध में, किसी भी संबंध में हैं, तो हम अच्छा कर पाएंगे, हम अपनी भूमिका ठीक निभा पाएंगे। यही इनका संदेश है। अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में हम इस विचार को स्थापित करें, बराबरी के विचार को, समानता के विचार को। और ये इतना ही काफी है, समानता का विचार, बस। उसके बाद अपने आप ही चीजें आने लगती हैं। क्योंकि बहुत तरह की चीजों की वजह से इस समानता को खत्म किया जाता है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, अनेक हैं, मतलब उनकी सूची गिनाने की जरूरत नहीं है। आप सब समझदार हो। सावित्री बाई फुले, शहीद भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कुनबे से, उनके वैचारिक कुनबे से आप ताल्लुक रखते हो, तो इतनी बात तो उन्होंने सिखाई है कि चाहे अंग्रेज हो, चाहे और पुराने हो, बदलाव करके छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। उस बात को स्थापित करेंगे ही जो मानवता के हक में है, हित में है, और वो बराबरी का विचार है कि सब संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबको मिले। इस बात के लिए जान भी देनी पड़ेगी तो देंगे, फांसी चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ेंगे, घर से निकलना पड़ेगा तो निकलेंगे, अपनी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी तो छोड़ेंगे। ये विचार हमारे लिए इन्होंने छोड़ा है। हम उस पर कितना खरे उतरते हैं ये वक्त बताएगा। हमारे अपने अंदर कितना हमारा दिमाग मजबूत है ये बताएगा। हम कितनी जरूरत महसूस करते हैं वो बताएगा। देखो, दुनिया में सारे काम कोई बंदा, आप यदि महाभारत हुई ना कुरुक्षेत्र में,
वहां लड़ाई आपने पता है किस बात के लिए, इसी बात के लिए तो भाई कौन राजा बनेगा, बाकी तो एक ही परिवार था। वो जोनसार जिसको दुर्योधन बोलते हैं, बहुत समझाया। वो बोला, कहता है मैंने सारा पता, जानामि धर्मम जानामि अधर्मम, कि मैं धर्म भी जानता हूं ये भी जानता हूं, सारा जानू मैं, लेकिन रोड़ा तो कुर्सी का। क्या सिंपल बात है। आप ये ना सोचो कि सारे काम अच्छाई के लिए या सच्चाई के लिए ही होते हैं या धर्म के लिए ही होते हैं। स्वार्थों के लिए भी कितने काम होते हैं। उन सबको आप ध्यान में रखते हुए कि ये तो काम धर्म का, ये स्वार्थ का, हमारी बुद्धि सब देखती है, उसमें सब कुछ को पहचानने की क्षमता है। और जैसे जैसे इनके साथ और ज्यादा जुड़ते चले जाएंगे, देखो मैं ये कहता हूं, अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूं, आपको भी कह जाता हूं कि भाई यदि हम शहीद भगत सिंह का एक लेख पढ़ते हैं और हमारा 1 घंटा लगे उसमें या 2 लगे, या सावित्रीबाई फुले की भाषण पढ़ते हैं या कविताएं पढ़ते हैं, बहुत लिखा इन्होंने। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि भाई पढ़ा दी रही, आगे तक छोड़ के गई हमारे लिए भी। और डॉक्टर अंबेडकर का तो आप जानोगे भी 50 वॉल्यूम छप चुके हैं, 50 जिल्द में, इतना लिखा। जितनी देर आप इनको पढ़ रहे हो, आप ये सोचो कि आप इनकी कंपनी में हो, इनकी संगति में हो। जैसे पोता हुआ है ना, दादा का गिला खेलदार हुआ है, उंगली पकड़ के चल मैं भी चल लूंगा। आप ये मानो कि जितनी देर आप इनके संपर्क में, आप इनके साथ हो, इनकी कंपनी आपको मिल रही है। अब आपके पास जितना टाइम है आप ले लो, कितना समय हम इनके साथ बिता रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड है। ये तो मना नहीं करते क्या, इन पे तो टाइम ही टाइम है। हमने अपने टाइम के हिसाब से कुछ समय जरूर इस चीज के लिए एडजस्ट करें। जैसे हम पहले बात कह रहे थे, आप ये सोचो, देखो जो गरीब परिवार हैं, जो पिछड़े परिवार हैं, जो शताब्दियों से जिनके घरों में ज्ञान नहीं है और स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों को रोज कूट कूट के स्कूलों में भेजने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वो नहीं जा रहे, या हर एक माँ बाप दुखी है, तो वो ऐसे आपके पीटने से, आपके उपदेश से नहीं जाएगा। आप अपने घर में 100 चीजें लेते हो, 100 चीजें लेते हो। आजकल तो मैं शहरों में देखता हूँ लोग मंदिरों के नक्शे बनवा रहे हैं, क्या क्या रख रहे हैं। 2 किताब नहीं मिलती उनके घर, 2 किताब, उसके कपड़ों पे वो 1000 रुपए खर्च कर रहा है, मोटरसाइकिल दिलवा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन किताब उन्हें पुरानी दुआगा। क्या करेगा? पुरानी दुआगा। घर में कोई किताब नहीं, जेल इधर ही है, गंडासी भी इधर ही है और सामान भी इधर है। तो हमारे बालक क्या सीखेंगे? जो ये शिकायत करते हैं, हम टीचर्स के पास आ गए कि जी मेरा बालक बिगड़ गया, रोज मैंने धमका हुआ है, मेरा गिट्टी में गुंठा दे रखा कि भाई रोंडा दुआ दे, मेरा ब्योंत नहीं, क्या करूं? उनके लिए है ये बात। बालक सबका होने, गिट्टी पे गुंठे टिकेंगे, क्योंकि बाजार तो जो है ना इतनी तेजी से आ रहा है, बच्चों के दिमाग में घुस रहा है। आप उसको कैसे रोकोगे या उसको अपने बच्चे का दिमाग कैसे बना सकते हो, उसके लिए जरूरी है इन महापुरुषों की 1-2 किताब, 1-2 बातें घर में चलें। नहीं तो आप ना मास्टर पे जाओ, कहेंगे भाई हम क्या करें, भी हम तो इन्हें क्या कबूतर सिखा सका और क्या बताओ। यदि हमारे घर में ये बातें नहीं चलती जो अपन कर रहे हैं, तो आप ये समझ लियो कि भी आगे जो बनेगा वो बन रहा, मैं क्या कहूं उसके बारे में। तो हमारे उसका रास्ता यहां से जाता है। आप ये ना समझना कि ये गोष्ठी यहां खत्म हो गई। आप अपने घर में माहौल बनाओ, एक कोना रख लो यार। यार आपके घर में तस्वीर टंग रही है, लाखों रुपए का सामान दरिया, शोकेस सजा रखा, पता नहीं के आपके घर में यार एक मुंशी प्रेमचंद की किताब इधर ले, 2 कहानियां की किताब इधर ले, कि बच्चे का कुछ दिमाग बन जाए, फोटो ही दिख जाए उसने कम से कम। सबसे सस्ती चीज है ये। हमारे स्टूडेंट आते हैं, 50 रुपया का डोसा खाएंगे,
30 रुपए की किताब नहीं लेंगे जो सारी साल काम आएगी ना। क्यों? क्योंकि हमारे घरों में ये कल्चर नहीं है। अपने बेड पे, जैसे मैं कहता हूं भाई, अपने बेड पे 4 किताब धर लो अच्छी अच्छी, के बिरा कदे जी कर जाए रात ने नींद खुल जाए। सबसे अच्छा तरीका पढ़ने लग जाओ, नींद आ जाएगी। क्या नहीं, जो गोली लेनी पड़ेगी। तो ये बढ़िया चीज है। क्या पता कब क्या चीज काम आ जाए। जब आप आगे के लिए इतनी सारी चीजें सुरक्षित करके रखते हो, आप क्या सोचते हो कि आपके घर में कोई पैदा ही नहीं होगा जो इन किताबों में पढ़ लेगा? यार कैसी परिकल्पना है हमारी अपने अगली पीढ़ी के बारे में। क्या सोचते हैं हम उनके बारे में? हमारी इमेजिनेशन में नहीं है, हमारी कल्पना में नहीं है कि कोई हमारे परिवार में इस पीढ़ी में अगली पीढ़ी में कोई आएगा और इन्हें देखेगा। नहीं, जब तक हम इस बात के ऊपर नहीं सोचते, आपका भला होने वाला नहीं हमारे परिवारों को। ये मैं बता रहा हूं। बेटा की तरह न्यू ले जाएंगे मतलब इकट्ठे करके कि चलो, उसको समझने की जरूरत है। और उसी के लिए उसका ये हिस्सा नहीं बने और हम भी ना बने, उसके लिए हमें कोई समझाने नहीं आएगा। ये तो उठ के नहीं आंदे इनकी, तो मेरा पक्का पता। खुद ही उठो, उनकी बताई हुई दृष्टि को ग्रहण करो। उनके साहित्य में मिलेगी, उनकी किताबों में मिलेगी, उनकी बातों में मिलेगी। कुछ ना कुछ घर में पढ़ने के लिए भी आए। ज्ञान को वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर रखा, सबसे ऊपर। और हमारे घरों में ज्ञान आने का कोई खिड़की नहीं, कोई मोरी नहीं लगा रखी कभी। कोई अखबार, कोई पत्रिका, कोई किताब, कोई बात, कोई चल जगर में कैसे तरक्की होगी? कोई क्या उपाय करे हमने, क्या उपराला किया हुआ है इस काम का? कुछ भी नहीं। तो खैर, मैं कोई यहां उपदेश देने के लिए आपको नहीं बैठा हूं। तो ये आप आपने अपना खुद देखना है। गिट्टी पे टिकवाना है गुंठा, या मतलब ऐसे मैंने बंदे मिलेंगे, मैं भी उनमें एक सौभाग्यशाली हूं, जो कहते हैं मेरे बालक तो संतांबर गए हैं, उनने कुछ चाहिए ही नहीं, मेरे तो इतने पैसे बच गए। ना उन्हें जूते चाहिए 5000 के, मैं दे सकता हूं, मेरी इतनी कमाई है। ना उन्हें महंगी गाड़ी चाहिए, उन्हें तो मोटरसाइकिल भी चलाना नहीं आता। वो कहते हैं भाई हम तो कमावांगे जब ले लेंगे। मैं उनमें से एक हूं। मैं कहता हूं सारे ऐसे ही बनो। अपने बालकों को आप पढ़ा दो, संवेदनशील बना दो, आपको इतने पैसे बचेंगे। अद नहीं कोई पेट्रोल बचेगा डेली का नहीं। बालक खातर किताब ले आओ, अब आपका सारा ही बच रहा। बैठा पढ़ता रहेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, 2 घंटे बैड कंपनी में नहीं गया, फालतू नहीं गया, मोटरसाइकिल चलाने तक बचा, तारा गिला लड़न तक बचा। ये सब चीजें जरूरी है। एक इंसान बनाने में जो हमारे परिवारों की विचारों की जो भूमिका है, उसको समझो। मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूं। मैं यहां किसी खास किताब की मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया, लेकिन ये हमारे जीवन को बदलने का एक रास्ता है, एक बात है, उसको समझने की जरूरत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भी आपने मुझे बरसत में बुलाया, मेरी बातें सुनी, और मुझे भी अच्छा लग रहा है कि भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कई बार ना, जैसे एक टीचर होता है, उसके वो कई बार वो कड़वी कह देता है, लेकिन आप उसमें से समझदार लोग हैं सब। अपने मतलब की बात, अपने परिवार में क्या रखनी है, उसको आप जरूर लेकर के जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।